ये बात बहुत पुरानी है। मेरी बुआ का एक लड़का था। उसे एक बुरी आदत थी। वो अक्सर सिगरेट और शराब वगैरह पीता रहता था। एक बार की बात है, गर्मियों का समय था और उस रात उसे घर आने में देर हो गई थी। तब वो साइकिल से आ रहा था। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। सिगरेट को अपने होठों में दबाकर अपनी धुन में झूमता हुआ वो घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई पीछे से आ रहा है। किसी के चलने की आवाज़ उसे सुनाई देने लगी थी। वो ये सुनकर थोड़ा घबरा गया, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसकी माँ हमेशा कहा करती थी कि अगर तुम्हें अकेले में कोई ऐसा एहसास हो कि कोई तुम्हारे पीछे है तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसलिए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से साइकिल चलाने लगा। पर उसके बाद उसे अपने पीछे किसी के और तेज चलने की आवाज़ आने लगी। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरी मदद करो। तभी उसकी साइकिल पंचर हो गई और वो दूर जाकर गिर गया। उसे थोड़ी चोट भी आई, पर वो नहीं रुका और तेजी से पैदल चलने लगा। पर उसे अभी भी अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। अभी कुछ ही देर हुए होंगे कि तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। ये सुनने के बाद तो वो वही मूर्ति जैसा जम गया, पर फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर से आगे बढ़ने लगा। वो जितना तेज चल रहा था, उसके पीछे चलने की आवाज़ भी और तेज होती जा रही थी। और जब वो रुका तो उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे जो चल रहा है वो भी रुक गया। अब डर के मारे वो और तेजी से चलने लगा, तो फिर से उसका नाम लेकर कोई उसे आवाज देने लगा, अरे सोनू, एक सिगरेट तो पिला दे यार। ये सुनते ही उसकी रूह कांप गई। डर ने उसके पूरे शरीर पे घर कर लिया। उसके बाद पीछे से किसी के पास आने की आवाज आई, तो वो बजरंगबली को याद करते हुए तेजी से दौड़ने लगा। उस समय वो इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि अगर गिर जाता तो उसके हाथ पैर टूट जाते, लेकिन वो नहीं रुका। साथ ही उसे बराबर एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे से तेजी से उसके पास आ रहा था। भागते हुए जैसे तैसे वो गांव की दहलीज पर पहुंचा, जहां शिवजी का एक पुराना मंदिर था, जहां वो रुककर हाँफने लगा और वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद गांव के कुछ लोगों की उस पर नजर पड़ी, तो उन्होंने उसे लेकर उसके घर पहुंचा दिया। उसके बाद उसे बहुत तेज बुखार आ गई, जिससे उसकी माँ बहुत डर गई। उसने अपनी माँ को वो सारी बातें बताई जो रास्ते में उसके साथ घटी थी। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ ने एक पंडित को बुलाया, जिसके बाद पंडित ने पूरे घर को अभिमंत्रित कर दिया और सोनू को गंगा जल पिलाया। तब जाकर सोनू का बुखार ठीक हुआ। आज भी वो उस हादसे को भूला नहीं है और अब भूल कर भी उस रास्ते पर कभी अकेले नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं रात में ऐसे छलावे घूमते रहते हैं जो आपको अपनी जाल में फंसाकर अपनी दुनिया में ले जा सके। रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर एक बाइक रात के सन्नाटे को चीरती चली जा रही थी। दो दोस्त रोहन और मुकेश अपने दोस्त मोहित के घर जा रहे थे। रोहन और मुकेश आज पूरे 2 साल बाद अपने दोस्त मोहित से मिलने जा रहे थे। रोहन मुकेश से कहता है, यार अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला। फिर मुकेश ने कहा, हाँ यार तूने सही कहा। यही सब बात करते दोनों चले जा रहे थे। उन्हें जाते जाते रात हो जाती है, तो मुकेश रोहन से कहता है, यार रोहन रात हो गई है, मैं तो कहता हूँ वो कब्रिस्तान वाली रोड से मत चलियो यार। तो रोहन ने कहा, क्यों भाई, तुझे डर लगता है क्या? अरे डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। फिर रोहन की बात सुनकर मुकेश कहता है, नहीं यार बात डर की नहीं है, तुझे तो पता है ना कि वो कब्रिस्तान कितना श्रापित है। रोहन निडर लड़का था, इसलिए मुकेश की बात सुनकर रोहन ने कहा, यार तू कैसी बात करता है, मैं तो उसी रास्ते से जाऊंगा, उस रास्ते से टाइम कम लगेगा। मुकेश जानता था कि रोहन बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगा, इसलिए मुकेश ने फिर कुछ नहीं कहा। उसके बाद रोहन उसी रास्ते से अपनी बाइक ले जाने लगा। वो दोनों कुछ ही आगे गए थे कि तभी उनकी बाइक झटके देने लगती है। तो मुकेश ने कहा, अरे यार क्या कर रहा है रोहन, थोड़ा सही से चलाना। तो रोहन ने कहा,
अरे भाई, मैं तो सही से चला रहा हूँ, पर पता नहीं इस बाइक को क्या हो गया। रोहन ने इतना ही कहा था कि तभी इनकी बाइक झटके खाते खाते आगे जाकर बंद हो गई। बाइक बंद होते ही रोहन ने कहा, अरे यार ये क्या हुआ, बाइक कैसे बंद हो गई? तो मुकेश ने कहा, अरे यार बंद हो गई तो क्या, फिर से स्टार्ट कर। मुकेश के इतना कहते ही रोहन ने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी मुकेश ने ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। मुकेश बस उसे ही देखे जा रहा था। मुकेश को देखकर साफ लग रहा था कि उसने जो चीज़ देखी है वो देखकर वो काफ़ी डर चुका है। तभी रोहन की नज़र मुकेश पर पड़ती है। मुकेश को ऐसे डरा हुआ देखकर रोहन ने उससे कहा, अरे यार अब तुझे क्या हो गया? पर मुकेश ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए रोहन को कुछ दिखाने लगा। उसके बाद रोहन ने वहाँ देखा जिस तरफ मुकेश की उंगली थी, तो उसने देखा कि उसकी बाइक कहीं और नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे खराब हुई थी। चूँकि रोहन निडर लड़का था, इसलिए उसने मुकेश से कहा, अरे भाई तू क्यों डरता है? बाइक बहुत टाइम से घर पर पड़ी हुई थी, इसलिए बंद हो गई। और यार तू अब बाइक से उतर, पहले कोई मैकेनिक देखते हैं। रोहन ने इतना ही कहा था कि तभी मुकेश ने कहा, यार वो देख मैकेनिक की दुकान। जब रोहन ने वहाँ देखा तो उसे एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक पीला वाला बल्ब टंगा हुआ था और उसमें लगभग 45 से 50 साल का एक आदमी बैठा हुआ था। उसके बाद वो दोनों अपनी बाइक को उसी मैकेनिक की दुकान पर लेकर जाते हैं। रोहन ने कहा, काका हमारी बाइक अचानक से बंद पड़ गई है, ज़रा देखना तो क्या हुआ है इसमें। रोहन की बात सुनकर उस मैकेनिक ने कहा, अच्छा बेटा तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। इतना कहकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगा। रोहन और मुकेश वहाँ बैठे ही थे कि तभी रोहन ने कहा, यार तू यहीं बैठ, मैं भी 1 नंबर करके आया। इतना कहने के बाद रोहन थोड़ा आगे बढ़ने लगा। उसके बाद रोहन जैसे ही 1 नंबर कर पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो उसे ही देखे जा रहा था। रोहन को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। रोहन अभी कुछ कहता ही कि तभी उस आदमी ने उससे कहा, वो जो लड़का वहाँ बैठा है वो तुम्हारा ही दोस्त है ना? तो इस पर रोहन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ है। तो उस आदमी ने दोबारा कहा, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त उस फटी हुई और बंद झोपड़ी के पास बैठकर क्या कर रहा है? तो उसकी बात सुनकर रोहन ने चौंकते हुए कहा, बंद झोपड़ी? अरे! इतना कहने के बाद जैसे ही रोहन ने पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो मैकेनिक जो अभी अभी उसकी बाइक ठीक कर रहा था अब वो वहाँ पर नहीं है और उसकी दुकान भी बंद पड़ी थी और मुकेश अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। ये सब देखकर रोहन सोचने लगा, अरे ये मैकेनिक कहाँ चला गया और इसने इतनी जल्दी अपनी दुकान कैसे बंद कर दी? इतना सोचने के बाद जैसे ही रोहन पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि अब तक जो आदमी उसके पास खड़ा था अब वो भी वहाँ नहीं था। उस आदमी को वहाँ ना देखकर रोहन ने बहुत हैरानी से कहा, अरे अब ये आदमी कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। वैसे तो रोहन बिल्कुल नहीं डरता था, पर आज अभी जो कुछ भी उसने देखा उसके बाद तो अब वो भी डरने लगा था। उसके बाद रोहन बिना समय गवाए मुकेश के पास चला गया और उसने मुकेश से कहा, उठ भाई जल्दी उठ, आज जल्दी यहाँ से चल। ये सुनकर मुकेश ने कहा, पर क्यों भाई, अब तो गाड़ी ठीक ही होने वाली है। मुकेश के इतना कहते ही तुरंत एक आवाज़ आती है, अरे क्या हुआ बेटा, आपकी बाइक तो बस अब ठीक ही होने वाली है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की थी। रोहन ने जैसे ही अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि उसके सामने वही मैकेनिक खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। ये सब देखकर रोहन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ कोई नहीं था और ये दुकान भी बंद पड़ी थी।
आखिर ये सब हो क्या रहा है? अभी रोहन यही सब सोच रहा था कि तभी मुकेश ने उससे कहा, अरे तुझे हुआ क्या है, कुछ बोलेगा भी? पर रोहन यही सोच रहा था कि अब वो मुकेश को कैसे बताए कि पिछले 10 मिनटों में उसके साथ क्या क्या हुआ है। पर थोड़ा सोचने के बाद रोहन ने मुकेश से कहा, तो थोड़ा 1 मिनट के लिए मेरे साथ इधर तो आ। उसके बाद रोहन मुकेश को साइड में ले गया और उसने मुकेश से कहा, यार मुकेश, ये जो मैकेनिक है ना, मुझे लगता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। रोहन की बात सुनते ही मुकेश जोर जोर से हंसने लगा और उसने रोहन से कहा, माना कि मैं भूत से डरता हूँ, पर इतना भी नहीं कि तू जो कुछ भी बोलेगा मैं उसे मान लूँगा। चल अब मजाक बंद कर और चल अब गाड़ी के पास ही बैठते हैं। फिर रोहन ने कहा, रुक भाई। फिर उसके बाद रोहन ने उसे वो सारी बात बताई जो पिछले 10 मिनटों में उसके साथ घटी थी। ये सारी बातें सुनने के बाद मुकेश ने कहा, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। इतना कहने के बाद मुकेश वापस गाड़ी के पास जाने लगा। मुकेश ने रोहन की बात को मजाक में ले लिया था, इसीलिए अब वो दोनों वही गाड़ी के पास जाकर बैठ गए। अभी बस कुछ ही देर हुए होंगे कि अचानक उस मैकेनिक ने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा, बाबू साहब, क्या आपने अभी तक ये नहीं सोचा, एक सुनसान सड़क है और उसके आसपास कोई दुकान नहीं है। बस कब्रिस्तान के गेट के आगे एक मैकेनिक की दुकान है। उस दुकान के बगल में जंगल भी है और तब भी उसने रात के 12 बजे तक अपनी दुकान खुली रखी है। ये सब सुनने के बाद मुकेश और रोहन एकदम चुपचाप थे और बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और उस मैकेनिक की बातें सुन रहे थे। फिर उस मैकेनिक ने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा, मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा, पर उसके कोई पैसे नहीं लूँगा। तो मुकेश ने झिझकते हुए कहा, पर क्यों? फिर उस मैकेनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पैसे नहीं लेता और मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, मुझे तुम दोनों की जान चाहिए। यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए और दोनों ने आव देखा ना ताव, दोनों तुरंत उठकर वहां से भागने लगे। दोनों लगातार भागते जा रहे थे, लेकिन वो कब्रिस्तान की दीवार को पार नहीं कर पा रहे थे, यानी वो कब्रिस्तान से आगे नहीं जा पा रहे थे। दोनों को भागते भागते लगभग आधा घंटा हो गया था और अब दोनों की सांसें भी फूलने लगी थी। लेकिन अचानक दोनों भागते भागते रुक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके सामने वही मैकेनिक की दुकान थी और पास में वही कब्रिस्तान का गेट था। यानी वो दोनों भागते भागते उसी दुकान पर वापस आ गए थे। फिर तभी उन्होंने देखा कि वो मैकेनिक अभी भी उन्हें देखकर मुस्कुराए जा रहा था, मानो वो ये कह रहा हो कि अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। दोनों सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। तभी रोहन ने मुकेश से जंगल की ओर भागने को कहा। फिर उसके बाद वो दोनों जंगल की ओर भागने लगे और अब भागते भागते वो दोनों जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके थे और तभी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर पहले तो वो दोनों एक ही जगह रुक गए और फिर जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी वो दोनों उस ओर आगे बढ़ने लगे। पर थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि उनसे बस कुछ ही कदम दूरी पर एक औरत बैठी अपने सिर को नीचे की ओर करके रोई जा रही थी और रोहन को न जाने क्या हो गया था। वो उसी औरत के पास जाने लगा। मुकेश ने उसे रोकना चाहा, पर न जाने क्यों वो भी बिना कुछ कहे चुपचाप रोहन के साथ वहीं जाने लगा। उसके बाद रोहन ने उस औरत के पास जाकर उससे पूछा, अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हैं? पर उस औरत ने रोहन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसने रोहन की बातें सुनी ही ना हो। फिर रोहन ने उस औरत को
अपने हाथों से टच करते हुए एक बार फिर से कहा, अरे कौन है आप और आप रो क्यों रही हैं? इस बार उस औरत ने रोहन की आवाज़ सुनी और अचानक से उसने अपना रोना रोक कर कहा, उसने मेरे पति को मार दिया। और इतना कहकर वो औरत फिर से रोने लगी। फिर मुकेश ने डरते हुए कहा, किसने तुम्हारे पति को मार दिया? फिर उस औरत ने गंभीर आवाज़ में कहा, उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक कराई और जब मेरे पति ने पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया और अब हम सबकी गाड़ी तो ठीक करते हैं पर पैसे नहीं लेते। इतना कहकर वो औरत चुप हो गई, लेकिन उन दोनों के होश उड़ गए और तभी उस औरत ने अचानक से अपना सिर ऊपर किया और जैसे ही उन दोनों की नज़र उस औरत पर पड़ी तो उस औरत का चेहरा देखते ही उन दोनों का दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। फिर उस औरत ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अब तुमने हमसे अपनी बाइक ठीक कराई है, अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम भी पैसे नहीं देते और मेरे पति को मार देते। दोनों ने जैसे ही ये सुना तो उनके अंदर डर की एक लहर सी दौड़ने लगी। इसलिए दोनों ने अपना हाथ जोड़ते हुए विनती के सुर में कहा, देखो हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे, प्लीज़ हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, बाइक ठीक हो गई बाबू साहेब। आवाज़ सुनते ही जैसे ही दोनों ने अपने पीछे देखा तो वो मैकेनिक उनके पीछे ही खड़ा था और उस मैकेनिक ने फिर से कहा, आपकी बाइक ठीक हो गई। उसके इतना बोलते ही रोहन और मुकेश ने रोते हुए कहा, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं करा, प्लीज़ हमें जाने दो। उन दोनों की बात सुनकर उस मैकेनिक ने कहा, कुछ करने के लिए तुम लोग बचोगे तब ना। इतना कहकर वो मैकेनिक उनके पास आने लगा और वो जितना पास आ रहा था वो उतना ही भयानक होते जा रहा था, यानी उसका चेहरा सफ़ेद होने लगा था और उसकी आंखों से खून आने लगा था। और तभी उस औरत के रोने की आवाज़ भी बढ़ने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी कि अब मुकेश और रोहन के कानों में चुभ रही थी और देखते ही देखते उनके कानों से खून आने लगा था। फिर उसके बाद वो मैकेनिक भी उनके एकदम पास आ गया, पर वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था मानो उनके ऊपर लाखों चींटियां छोड़ दी गई हो और वो सब चींटियां उन्हें एक साथ काट रही हो। वो दोनों कुछ कर पाते इससे पहले ही उस मैकेनिक ने रोहन की दोनों आंखें निकाल ली। उसके बाद रोहन ने तड़प तड़प कर वहीं मुकेश के सामने अपना दम तोड़ दिया, पर मुकेश कुछ नहीं कर पा रहा था। और तभी वो मैकेनिक उसकी तरफ ही देखने लगा और देखते ही देखते उस मैकेनिक ने मुकेश की भी दोनों आंखें निकाल ली और मुकेश ने भी वही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। दोपहर का वक्त था। सीमा हॉस्पिटल में बैठकर बार बार रोई जा रही थी, क्योंकि उसकी दादी को ब्रेन ट्यूमर था और उस दिन उनका ऑपरेशन था। और सीमा के बाजू में ही उसके मम्मी पापा उसकी दादी के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। सीमा के पापा रविंद्र ने कहा, काश वो बुढ़िया जल्द से जल्द मर जाए ताकि उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। इस पर सीमा की माँ आरती ने कहा, बात तो आप सही कह रहे हो जी, लेकिन इसमें से आधी प्रॉपर्टी तो आपको देवा जी को देनी ही पड़ेगी। तो रविंद्र ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, माँ का पूरा ख्याल हमने रखा है, इसलिए माँ की पूरी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। और वैसे भी वो कहाँ माँ को देखने तक आया कि माँ जिंदा है या मर गई। उस कमबख्त को तो मैं एक फूटी कौड़ी तक नहीं लेने दूंगा। इस पर आरती ने कहा, जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वैसे भी उनके पास बहुत पैसा है, मुझे नहीं लगता कि वो जायदाद का हिस्सा लेने यहाँ आएंगे भी।
सीमा काफी देर से उनकी बातें सुन रही थी और उसके सब्र का बांध टूट गया। फिर उसने गुस्से में अपने माँ बाप से कहा, मम्मी पापा ये सब क्या चल रहा है? यहाँ दादी का ऑपरेशन चल रहा है और आप लोग ऐसे वक्त पे पता नहीं ये सब क्या बातें लेकर बैठे हो। यहाँ दादी की जान पे बनी हुई है और आप सबको जायदाद की पड़ी है। और पापा आप क्या कह रहे थे? आपने दादी का ख्याल रखा है। जब भी उनको दवा चाहिए होती थी तो आप पैसे देखते थे। और मम्मी तुमने कभी वक्त पर दादी को खाना खिलाया? जब देखो तब टीवी सीरियल देखने में बिजी रहती थी। सीमा ने आगे कहा, आप दोनों कभी मत कहना कि आप दोनों ने दादी का ख्याल रखा है। मुझसे जितना बन पड़ा उतना मैंने किया। आप सबसे बहस करना ही बेकार है। अगर दादी को कुछ भी हुआ तो मैं आप सबको कभी माफ नहीं करूंगी। आप सबसे बहुत दूर चली जाऊंगी। इस पर रविंद्र ने कहा, बेटा तुम इस सब में मत पड़ो। अभी उन तीनों में बहस चल ही रहा था कि तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर अपना मुंह लटकाए बाहर आ गए। डॉक्टर को देखते ही सीमा दौड़कर उनके पास चली गई और उसने उम्मीद भरे लहजे से डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरी दादी ठीक तो है ना? तो डॉक्टर ने निराश होते हुए कहा, हमने बहुत कोशिश की बट सॉरी शी इज नो मोर। ऐसा सुनते ही सीमा बहुत रोने लगी। तो रविंद्र और आरती सीमा को चुप कराने लगे। वो दोनों अंदर से बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग जो चाहते थे वो हो चुका था। पर डॉक्टर के सामने वो लोग दुखी होने का नाटक कर रहे थे। कुछ देर बाद दादी की लाश को एम्बुलेंस से घर पहुंचा दिया गया। घर पर सारे रिश्तेदार मौजूद थे। सब लोग बहुत दुखी थे पर रविंद्र और आरती बस रोने का नाटक कर रहे थे। कुछ देर बाद रविंद्र का छोटा भाई महेंद्र वहां पर आ गया और वो अपनी माँ को गले से लगाकर रोने लगा। ये सब देखकर रविंद्र बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपनी माँ के पास से महेंद्र को दूर हटा दिया। तो महेंद्र ने रविंद्र से कहा, भैया प्लीज मुझे आखिरी बार तो माँ से मिलने दो। तो रविंद्र ने कहा, अब तू क्यों आया है? जब माँ जिंदा थी तब तो तू उसे एक बार भी मिलने नहीं आया, तो अब क्यों आया है? प्रॉपर्टी के लिए? तो महेंद्र ने कहा, देखो भैया मेरी कुछ मजबूरी थी जिसके वजह से मैं नहीं आ पाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं माँ से प्यार नहीं करता। जैसे आप उनके बेटे हो वैसे ही मैं भी उनका बेटा हूँ। तो प्लीज़ मुझे आखिरी वक्त में माँ के दर्शन करने दो, मुझे अपनी माँ से मिलने दो। तो इस पे रविंद्र ने कहा, नहीं मुझे पता है कि तू पैसों के लिए आया है। ये सब देखने के बाद आरती ने वहाँ मौजूद सारे लोगों से कहा, देख रहे हैं ना आप सब, जब माँ जी जिंदा थी तो देवर जी को उनसे मिलने का समय नहीं था, उनकी मजबूरी थी। और आज जब माँ जी नहीं रही तो ये यहाँ तुरंत आ गए। क्यों, अब कहाँ गई इनकी मजबूरी? जरा पूछिए इनसे। इस पर रविंद्र ने कहा, पूछना क्या, ये नालायक यहाँ पैसों के लिए आया है। माँ मर गई पर इसे जायदाद की पड़ी है। रविंद्र ने आगे महेंद्र से कहा, और क्या रे, तेरे पास इतना सारा पैसा है और कितना पैसा खाएगा? सीमा बहुत देर से उन दोनों की बहस को सुन रही थी। पहले से ही उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। कुछ देर बाद उन दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक आ गई। ये सब देखकर सीमा के सब्र का बांध टूट गया। तो वो उठी और जाकर उन दोनों को अलग कर दिया और उसने कहा, ये क्या हो गया आप लोगों को? क्यों सबके सामने तमाशा बना रहे हो? यहाँ दादी की लाश पड़ी है और आप सब जायदाद के लिए लड़ाई कर रहे हो। तो महेंद्र ने कहा, देख बेटा, मैं आखिरी बार माँ के दर्शन करने आया हूँ। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो इन्हें कह दे माँ की प्रॉपर्टी में से 1 रुपया भी मुझे नहीं चाहिए। इस पर सीमा ने रविंद्र से कहा, पापा इसमें आपकी गलती है। आप और मम्मी हॉस्पिटल में क्या बातें कर रहे थे ये सब पता है मुझे। दादी की मौत के लिए सिर्फ आप दोनों ही जिम्मेदार हो। आपने उनका ख्याल ठीक से नहीं रखा। मैं आप दोनों को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। पैसों का लालच चाचा को नहीं बल्कि आप दोनों को है। ये सुनते ही रविंद्र ने सीमा को एक जोरदार थप्पड़ मारा।
सीमा रो रो कर बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत नीचे गिर गई। उसके बाद जो हुआ वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि दादी की लाश अचानक से उठकर खड़ी हो गई और तेजी से उड़ते हुए रविंद्र के पास जाकर उसका गला दबाने लगी। वो मंजर देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान हो गए। फिर कुछ लोग हिम्मत करके रविंद्र को बचाने के लिए आगे आए और उस लाश को रविंद्र से अलग करने लगे, पर सब नाकाम रहे क्योंकि उस लाश की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वो रविंद्र का गला छोड़ ही नहीं रही थी और रविंद्र धीरे धीरे अधमरा होते जा रहा था और उस लाश ने सारे लोगों को एक ही हाथ से बहुत दूर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस लाश के अंदर 20-25 लोगों की ताकत आ गई हो। सीमा ये सब देख रही थी, पर उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर खड़ी हो सके। लेकिन जैसे तैसे रेंगते हुए वो अपनी दादी की लाश के पास चली गई और जैसे ही उसने लाश के पैर को हाथ लगाया, वैसे ही वो लाश एकदम पहले जैसी हो गई और बेजान होकर नीचे गिर गई। उस लाश को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर उस लाश ने तांडव किया था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने यहाँ पर क्या देखा था। उसके बाद जब सब लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सिर्फ एक लाश है, तो लोगों ने जल्द से जल्द पूरे रीति रिवाजों के साथ उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। सीमा अपनी दादी की मौत का जिम्मेदार अपने मम्मी पापा को मानने लगी थी, इसलिए दादी के क्रियाकर्म के दूसरे दिन के बाद से ही सीमा अपने माँ बाप से दूर एक गर्ल हॉस्टल में रहने लगी।